वेलकम टू एम कैंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज मार्केट ने बहुत ही खतरनाक रंग से गिरावट दिखाई। अच्छी खासी 360 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में और 1161 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में, और ये यहाँ रुकते नजर नहीं आ रही है, खासतौर पे हमारे सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आने के बाद ऐसा लग रहा है। खैर, आज इसके बहुत सारे कारण थे, उनको देख लेते हैं। तो आज की टॉप न्यूज के अंदर जो है वो यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा के अंदर में 8.3% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि उम्मीद की जा रही थी 8.1% होगी, लेकिन ये बढ़ गई 8.3% से, जिसकी वजह से कल वहां भयंकर फॉल आया था। एक अच्छा खासा फॉल आया था। फॉल तो खैर इनफैक्ट पहले भी आ चुका था, लेकिन जितना प्राइस इन करना था वो प्राइस इन हो चुका था 8.1% तक, लेकिन उसके ऊपर जो गिरावट हुई है उसकी वजह से और फॉल आया, और जिसने मार्केट को और नीचे गिराया कल, और उसने आज ग्लोबल मंदी मार्केट में लाकर दिखाई। तो दैट्स हाउ हमारी मार्केट को भी आज गिरना ही था, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा फॉल था। और उसके बाद दिन भर हमारे कई अच्छी अच्छी कंपनियों के रिजल्ट आते रहे, कहीं भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया, तो ये सब एडेड टू द फ्यूल। अब फर्दर मार्केट बंद होने के बाद हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है, और वो भी नेगेटिव है। हालांकि हम एक ऐसे लेवल पे बंद हुए हैं जहां से काफी उम्मीद की जा सकती है कि रिलीफ रैली आ जानी चाहिए। मैं बियर ट्रेंड बंद की बात नहीं कर रहा हूं, बुलिश होने की बात नहीं कर रहा हूं, बट रिलीफ रैली की बात कर रहा हूं। लगातार कुछ भी सीधी लाइन में नहीं गिरता है, कुछ भी सीधी लाइन में नहीं बढ़ता है उस तरह से। जितनी गिरावट अब आ चुकी है, तो उसके बाद एक रिलीफ रैली बनती है, हक से बनती है। और हमारे बहुत सारे इंडिकेटर जो हैं वो भी यही इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे कि आरएसआई बता रही है, अगर आप मंथली पे देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बता रहे हैं, स्टॉक स्टिक के अंदर भी दिख रहा है, मार्केट के अंदर भी दिख रहा है कि हम जीरो लाइन के बहुत नीचे जा चुके हैं, एंड ऑल दैट स्टफ इज कंक्लूडिंग दैट वी आर वेरी क्लोज टू मेकिंग अ बॉटम, और वी हैव मेड अ बॉटम। तो दैट मीन्स दैट देयर विल बी अ रिलीफ रैली, और फिर ये सारे पैरामीटर्स उठने के बाद फिर दोबारा से गिराया जाएगा, अगर गिराना भी है तो। आइए देख लेते हैं आज हुआ क्या। निफ्टी ने आज जो कल क्लोजिंग दी थी वो थी 16,167 की, तो आज ओपनिंग में ही 146 पॉइंट नीचे खुला 16,021 पे, और उसके बाद बंद होते होते तक 808 पे, 15,808 पे बंद हुआ है, जहां पर वहां पर 360 पॉइंट डाउन है। और अगर असल में देखा जाए कि लो क्या था जिसमें हमने गिरावट हाईएस्ट लेवल की देखी, वो थी 431 पॉइंट की गिरावट। कारण आज बढ़ने वाले शेयर थे ही नहीं। 339 शेयर, 339 शेयर्स थे जो बढ़ रहे थे, और 1616 शेयर, 1616 शेयर्स थे जो गिर रहे थे, और वो भी बड़े वाले। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी रेगुलर, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, मतलब आप यू टॉक, आपको जो नाम याद आ सकता है उसका नाम लीजिए, वही 4-5% गिरा हुआ है कम से कम। ये सारे नाम मैं वो बता रहा हूँ जो 5% से ज्यादा गिरे हैं, या फिर जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन इन निफ्टी मोर देन 10% है वैल्यूएशन में। तो अब आप देख लीजिए, ठीक है। और बैंक निफ्टी ने भी वही करा। बैंक निफ्टी ने क्या करा? बैंक निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग करी है वो 1161 पॉइंट डाउन करी है, 1161 पॉइंट्स डाउन, जबकि एक टाइम पे 1395 पॉइंट्स डाउन थे हम। कल हम बंद हुए थे बैंक निफ्टी में 34,693 पे, आज ओपन हुए थे हम 34,289 पे, 290 मान लीजिए, लगभग 404 पॉइंट नीचे। और उसके बाद लगातार गिरते रहे गिरते रहे गिरते रहे, और हमने 1161 पॉइंट लूज कर दिए, जो कि हाईएस्ट गिरावट एक टाइम पे 1395 पॉइंट थी, 1400 पॉइंट मान लीजिए ओवरऑल। अच्छा, एक बात आमतौर पे नहीं बताता, मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी जो है वो उसकी वैल्यूएशन निकलती है 12 शेयरों से, ठीक है। बैंक 12 बैंकिंग शेयर है जिनको ऐड करके बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन निकलती है। तो आज 12 के 12 के भाव में गिरे हैं। ऐसा बहुत रेयरली होता है, बट आज ऐसा हुआ है, और भयंकर रूप से गिरे 3%, 4%, मतलब अब आप नाम लीजिए, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, आरबीएल बैंक तो रोज ही गिरता है, उसको छोड़ दीजिए। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, भयंकर वाले सब। अच्छा, चलिए आप देख लेते हैं कि नंबर्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं, खबरों पर नजर डाल लेते हैं। यूएस का जो सीपीआई का अप्रैल का इन्फ्लेशन डेटा आया है वो इंक्रीज हुआ है बाय 8.3%, और ये ऐसा नहीं है कि नहीं होना था, ये बहुत उम्मीद थी, जिस तरह से वो अपने खर्चे कर रहे थे, यूक्रेन वॉर थे और बहुत सब कुछ। तो प्राइस इन था बहुत कुछ, लेकिन प्राइस इन में एक्सपेक्टेशन जो थी ना उसके भी पार चली गई है। ये इन्फ्लेशन उनका इंक्रीज जो है 8.3% का हुआ है, एक्सपेक्टेड जो था वो 8.1%। इसकी वजह से इनकी मार्केट कल और ज्यादा गिरी, और वो गिरते हैं तो फिर बाकी सब पे असर पड़ता है। हमारा रूपी वैल्यू, डॉलर वैल्यू, क्रूड ऑयल, सब चीजों पे नेगेटिव असर पड़ा, और उसी पे सारी मार्केट जो सुबह हमारी खुली
सारी एशियन मार्केट्स में यही हाल था। फर्दर इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा भी अब आ गया है, मार्केट बंद होने के बाद आया, माइंड इट। तो जो अभी आज गिरावट हुई है उसमें इसका बहुत गहरा योगदान है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। और अगर है भी, जैसा कि मार्केट को पहले से पता होता है ऐसा कहते हैं और वो प्राइसिंग कर लेता है, तो भी जो उम्मीद थी उससे ज्यादा गिरे हैं, उससे ज्यादा आया है, बहुत ही शॉकिंग है। हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन सर्ज होकर 7.79% हो गया है। एक्सपेक्टेशन जो थी वो थी 7.5% की। और आपको बता दूं उससे भी स्टनिंग फैक्ट जो है, इतना हाई रेट पे इंक्रीज तो वैसे ही खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा स्टनिंग होता है, क्योंकि 7.5% तक आता तो भी हम सोच लेते, उससे 0.4% या 0.3% या 0.2% लगा लीजिए और 2.9% बनता है, और ऊपर आया है, जिसका बहुत गहरा मतलब बनता है, जिसका मतलब ये बनता है कि हम और गिरेंगे भी, जितनी उम्मीद थी उससे ऊपर चले गए हैं। तो जो प्राइस इन हुआ है उससे भी और ज्यादा गिरावट आ सकती है, लेकिन हम क्योंकि लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड लेवल दिख रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि रिलीफ रैली आ जाए। और ये जो लेवल है हमारे सीपीआई इन्फ्लेशन के, ये मई 2014 के लेवल को बीट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट बराबर हो गए हैं, जब क्रूड प्राइसेस $160 $180 प्रति बैरल चले गए थे ना, तब के लेवल्स को बीट कर रही है अभी हमारी महंगाई। जबकि हमारा जो क्रूड है वो अभी सिर्फ 100 114 108 से 114 के बीच में, 15 के बीच में घूमता है। ठीक है महंगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी जो असली महंगाई है जो उस समय देखी गई थी वो तो अभी आई नहीं है, वो आएगी तो राम जाने क्या होगा आगे। आज रूपी वैल्यू भी बहुत भयंकर तरीके से हिट हुई है, और हमारा यूएस डॉलर के अगेंस्ट में वैल्यूएशन जो है वो 77.58 रुपीज का है, यानी कि हमारे 77.58 रुपए इज इक्वल टू $1। और ये भी रिकॉर्ड लो है। आज से पहले कभी भी ये कीमतें नहीं आई थी, 2 दिन पहले भी मैंने यही खबर आपको दी थी, लेकिन तब वैल्यूएशन 17.17 के आसपास पहुंची थी, और अब हम 77.17 पे पहुंची थी, अब 77.58 पे पहुंच गई है। और अभी मैंने देखा नहीं है डेटा, हो सकता है और गिर गया हो, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा आने के बाद और भी इस पे नेगेटिव असर पड़ा होगा। तो देखते हैं, ठीक है। फर्दर उम्मीद करिए क्या क्या होगा वो देख लीजिए। देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले, मैं आपको बता दूं, रेपो रेट बढ़ेगा अब बिल्कुल भयंकर तरीके से। ये मत सोचिएगा कि आरबीआई ने धोखे से 0.5% तो पहले बढ़ा दिया था तो अब आगे नहीं बढ़ाएगा, अब ये और ज्यादा बढ़ाएगा और तेजी से बढ़ाएगा, थोड़े दिन के अंदर वो खबर भी आ जाएगी आपके पास, ये देख लीजिएगा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब महंगाई और भयंकर रूप से बढ़ने वाली है। जो भी हम देख रहे हैं 7.79%, ये भी टॉप नहीं है, ये भी और बढ़ेगी, क्योंकि अब जो इसको बचाने के लिए उनको करना है अपनी रूपी वैल्यू को, करेंसी को, इकोनॉमी को, बला 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 को, तो उनको अब भयंकर रूप से स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने होंगे, जिसका मतलब ये है कि रेपो रेट बढ़ाया जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, सीआरआर बढ़ाया जाएगा। और जिसका मतलब आम आदमी के लिए ये है कि भाई साहब अगर आपने मकान लोन ले रखा है कोई भी, तो उसके ऊपर किस्तें बढ़ने वाली हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, आपकी इंस्टॉलमेंट बढ़ने वाली है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। आगे चलते हैं सीपीआई के इन्फ्लेशन के डेटा के। जो अगर मैं बात करूं ईयर ऑन ईयर की, या पिछले महीने से अभी की बात करूं, तो वो बढ़कर कितना हो गया है। अच्छा पहले भी अप्रैल की बात कर लेते हैं, ठीक है। अप्रैल में इन्फ्लेशन का जो है टोटल बता रहा हूं आपको, अप्रैल 2022 में सबसे ऊपर वाले उनको बता देता हूँ। फ्यूल एंड लाइट 10.80%, ठीक है। ऑयल, फैट, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल को अलग कर दीजिए, इसका अलग से इंडेक्स है, तो ऑयल एंड फैट्स 17.28% से बढ़ गई है महंगाई। वेजिटेबल्स, सब्जियां 15.41% बढ़ गई हैं। क्लोथिंग, फुटवेयर, कपड़े लत्ते, जूते पत्ते 9.85%, ठीक है, से बढ़ गई है महंगाई। तो आप ये समझ लीजिए कि खाना महंगा हो गया है, ऑयल, फैट्स, वेजिटेबल्स सब महंगे हुए हैं। बाहर जाना महंगा हो गया, क्योंकि फ्यूल, लाइट आदि इत्यादि सब महंगा हो गया। फ्यूल महंगा होने से बाहर जाना, घूमना फिरना बंद हो गया, घर में बैठिए। और साथ में कपड़े महंगे हो गए हैं, लत्ते महंगे हो गए हैं, खाना पीना पहनना सब महंगा हो गया है। घूमने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो महंगा हुआ तो हुआ ही है। ठीक है, आगे चलते हैं अभी, इसलिए ये सब मैं बता रहा हूँ नेगेटिव है, आगे और मार्केट गिर सकती है। फर्दर आज एफआईआई ने क्या करा, एफआईआई ने एक अच्छी खासी सेलिंग करी है, लेकिन ये अभी भी उतनी अच्छी सेलिंग नहीं है जितना हम गिरे हैं। कल उन्होंने करी थी सेलिंग 3,609 करोड़ की, आज उन्होंने सेलिंग करी है 5,255.75 करोड़ की, यानी कितना ज्यादा, लगभग लगभग 1,500-1,600 करोड़ ज्यादा कुछ नहीं होता। ये तो एक एक दिन में 10-10 हजार करोड़, 12-12 हजार करोड़ में बेचे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ये नहीं रुकने वाले, ये साफ दिख रहा है। ठीक है भाई, 2 लाख करोड़ का बेच चुके हैं ऑलमोस्ट, अभी 5 महीने भी नहीं हुए, 4 महीने इनफैक्ट कहना चाहिए यार, अभी मई के अंदर तो 4 सेशन हुए हैं, तो एक एक्सपायरी गई है अभी। तो ये आप समझिए कि
2 लाख करोड़ का बेच चुके हैं, जो इन्होंने पिछले पूरे 12 महीने में 92,000 करोड़ का माल बेचा था, 92,729 करोड़ का। अभी कितना बेच चुके हैं? 1,99,921 करोड़, यानी कि 2 लाख करोड़ के आसपास। पिछले साल के 12 महीने की सेलिंग से ज्यादा, डबल से ज्यादा अभी ये बेच चुके हैं 4 महीने में। बाकी के 8 महीने में क्या करेंगे वो देखने की बात है। तो साहब आज फिर से एक बार नंबर देख लीजिए। एफआईआईएस ने बेचा है 5,255 करोड़ का और डीआईएस ने खरीदा है 4,815 करोड़ का। बीच में गैप है 400 450 करोड़ का। वो तो रिटेल हम ही है, तो खरीदने के लिए लोगों ने खरीदा होगा। इसी तरह मई के मंथ की जो टोटल सेलिंग हो गई है एफआईआईएस की, वो हो गई है 28,920 करोड़, और जो बाइंग हो गई है डीआईएस की वो हो गई है 23,565 करोड़ की। और ये फिगर्स ये बता रही हैं कि आने वाले समय में अगर ये दोबारा से ऐसी सेलिंग करते हैं तो अभी जो हमने आज 400 पॉइंट का डाउनफॉल देखा था, 431 पॉइंट मैक्सिमम डाउन हुआ था, ये और ज्यादा हो सकता है। और आज मैं बता दूं आपको, बहुत भयंकर वॉल्यूम थे। रोजाना जो होता है वो करीब 5-6-8 हजार करोड़ का माल खरीदा बेचा जाता है बाय एफआईआईएस, लेकिन उन्होंने आज 11,000 करोड़ से ज्यादा का गेम खेला है आज जो मूव करा है, ठीक है, 11-11,500 करोड़ से ज्यादा। तो उसने असर डाला है मार्केट पे और गिरे हैं। आशाएं कहीं नहीं दिख रही हैं, नेगेटिव है। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं कि क्या हुआ। 339 शेयर मैंने बताया गिरे थे, 1616 शेयर उठने, नहीं सॉरी आदत हो गई गलत वाली, 1616 शेयर, 1,616 शेयर गिरे हैं आज और 339 शेयर उठे हैं, ठीक है ना। 340 शेयर कुछ नहीं होते। और मार्केट गिर गई कितना? 2.22%। उन्होंने सेलिंग करी है एफआईआईएस ने कितनी? सिर्फ 5,200 करोड़ की, जो कि 11,000 करोड़ कर देंगे तो ये 360 का मतलब क्या, 700 पॉइंट गिर जाएंगे हम एक दिन में। हाँ, हो सकता है। अगर हमने यहाँ से एक रिलीफ रैली नहीं देखी तो ये भी बहुत जल्दी होगा और बहुत तेजी में होगा। अगर आप सोचेंगे तो भी पोजीशन नहीं बना पाएंगे, इतनी तेज होगा। एक दिन में 700-800 पॉइंट छोड़ सकते हैं हम, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए क्योंकि हम ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं। या ये भी हो सकता है कि सुबह खुले और भयंकर रूप से नीचे गिरा देंगे और उसके बाद फिर सीधा बाइंग चालू हो और उसके बाद रिलीफ रैली आए और फिर वापस जिस पॉइंट पे हम हैं वहां तक आते आते सारे ओवरसोल्ड वाले इंडिकेटर्स को नॉर्मल कर दें। बहुत गौर फरमाइएगा, डेटा बहुत नेगेटिव बन रहा है, हम बहुत अच्छे नहीं हैं। अभी जो मैंने बार बार कह रहा था कि 16,000 के बाद नीचे आ जाए तो खरीदना शुरू कर देना, अभी मैं कह रहा हूँ प्लीज होल्ड ऑन, मत खरीदिए। जिस तरह का डेटा बना है, हम बॉटम लाइन के भी बॉटम पे है, बिल्कुल बॉर्डर पे। 15,800 का मैंने स्टॉप लॉस बताया था, मैंने बोला था स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, इसको इसे ब्रीच करना ही नहीं चाहिए। तो वो ऐसे ब्रीच होगी ये नहीं सोचा था मैंने। सपोर्ट तो बन गई है आज, ठीक है, 15,808 पे बंद हुए हैं, लेकिन बॉस ये इतनी वीक नहीं होनी चाहिए थी। ये जब नीचे जाती तो इसके ऊपर मार्केट को कम से कम 50-100 पॉइंट बहुत तेजी में 200 पॉइंट ऊपर ले आना चाहिए था, नहीं आ पाया। तो ये बिल्कुल बॉर्डर 15,808 पे। अगर कल कहीं गैप डाउन हो गया 20-50 पॉइंट का भी, 100 पॉइंट का, और ये नहीं आ पाए वापस ऊपर जिस तरह से एफआईआईएस बेच रहे हैं, तो हम गए 1,000 से 1,200 पॉइंट की गिरावट आराम से आएगी। और मैं बता दूं आपको, अगर वो हो गया तो फिर टोटल में डाउन साइड जो असली वाली आएगी, यानी कि मैक्सिमम कहाँ पे हम बॉटम बनाएंगे, तो अनदर 8-10% का फॉल हम निफ्टी में देख सकते हैं बड़े आराम से। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, हालांकि डरा हुआ खुद भी हूँ, ठीक है। तो अच्छा, आज गिरने बढ़ने वाले शेयर थे जो वो 339, उनमें कौन कौन थे बड़े वाले? वो इंडिया बुल 6.75% बढ़ा, जो कि कल 11-12-14% गिरा था, इसकी वजह से आज उसमें थोड़ी सी रिकवरी आ गई, तो बहुत फर्क नहीं है, ठीक है। कल 111 पे बंद हुआ था, 118 पे आज बंद हो गया। गिरा था तो मतलब करीब 15-16 रुपए गिराया था, और आज बढ़ा है तो 7.5 रुपए उठा है ओवरऑल में, ठीक है। तो अभी अच्छी गिरावट में, लेकिन आज बढ़ा है फिर भी 6.75%। गुजरात गैस गिरा है, बढ़ा है 5.50%, 566 पे बंद हुआ है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 1.37% बढ़ा है आज। अशोक लीलैंड 0.95% बढ़ा है। और उसके अलावा बढ़ने वाले शेयर जो हैं वो कौन कौन से थे? चंबल फर्टिलाइजर, अबॉट इंडिया, फर्स्ट सोर्स, डॉक्टर लाल पैथ लैब, जाइडस, एसीसी, एल्केम, विप्रो, अपोलो टायर और विप्रो अगर बोला जाए, चंबल फर्टिलाइजर, मतलब इसमें भी अगर आप बात करें तो 40% 50% शेयर तो ऐसे हैं जिनका आपको शायद ना भी नाम पता हो, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब बिग कंट्रीब्यूटर्स में कोई बाइंग नहीं आई। अब बिग कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं वो आपको मैं बताता हूँ हर रोज ऑलमोस्ट। आज फिर देख लीजिए, वो सारे के सारे टूटे और अच्छे खासे टूटे हैं। जैसे कि रिलायंस, मतलब ऑलमोस्ट 40-50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है निफ्टी की ओवरऑल वैल्यूएशन में। कितना गिरा है ये आज? 2.4%। अच्छा, ये 2.4% आज ही की नहीं गिरा है, ये पिछले करीब 8-10 दिन से लगातार गिर रहा है और अब तक शायद 15-20% से ज्यादा गिर चुका है।
इसका जो डेटा मेरे पास है, जो भी याद पड़ा है, जो लिखा जा रहा है रोज, वो उसके हिसाब से पिछले वेडनेसडे को 3.12% गिरा था। उसके बाद से लगातार अगले अगले दिन की बात कर रहा हूँ, थर्सडे को 1.96%, मतलब 3.12%, फिर 1.96%, फिर 0.77% गिरा, फिर 3.91% गिरा, फिर 1.73% गिरा, फिर 1.02% गिरा, और आज 2.04% फिर से गिरा है। बीच में मतलब झटका भी नहीं ले रहा है ये। मैं कहता हूँ हमेशा, और ये सच भी रहा है, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, नथिंग फॉल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, नथिंग गोज अप इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब डायरेक्टली सीधा 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 ऐसे नहीं होता है। बट भाई रिलायंस तो ऐसा ही जा रहा है अभी 7-8 दिन से लगातार। देखिए इसमें भी शायद कोई रिलीफ रैली आ जाए तो, खैर नहीं विश्वेश। तो रिलायंस द बिग कंट्रीब्यूटर गिरा है। फिर उसके बाद बिग कंट्रीब्यूटर कौन है? एच डी एफ सी ट्विंस, एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी। तो एच डी एफ सी बैंक कितना गिरा है आज? वो गिरा है 3.38%, 3.38%। एच डी एफ सी कितना गिरा है? एच डी एफ सी गिरा है 3.03%, एच डी एफ सी गिरा है 3.03%, एच डी एफ सी बैंक गिरा है 3.38%, टाटा मोटर्स गिरा 4.8%, बजाज फाइनेंस 3.68%, आईसीआईसीआई 2.58%, इन्फोसिस 1.8%, पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, ये जो मैंने बताया अभी तक, ये वो शेयर हैं जो कि बिग कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन निफ्टी हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको कौन से शेयर बता रहा हूँ जो बड़ी परसेंटाइल में गिरे हैं, और उन्होंने भी कंट्रीब्यूट करा है बिग वे में, हालांकि उनकी वैल्यूएशन कम होती है इन निफ्टी, बट जिस तरह से गिरे हैं उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट करा। तो वो कौन कौन से शेयर हैं, कितना गिरे हैं वो सुनिए। पंजाब नेशनल बैंक 13%, रेन इंडस्ट्रीज 6.5%, 6.32%, अदानी पोर्ट 6.13%, आरबीएल बैंक 6.5%, और बहुत सारे हैं, ठीक है। और मतलब अब मैं ये तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कैटेगराइजेशन करूँ। ये 6% वाले आपको बता दिया, सुनिए 5% वाले या उससे ज्यादा वाले। इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, वोडाफोन, आईआरसीटीसी, टाटा केमिकल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये सब 5% से ज्यादा गिरे। रोज में जो आपको बताता हूँ वो बड़े वाले कंट्रीब्यूटर 3-4 शेयर होते हैं, और उसके बाद जो बताता था वो 3-4% वाले बताता था, जो कि 10-12 होते थे, 12 में से मैं 8-7 बता देता था। आज भाई मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ, 4% तक तो मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं 4% के नीचे या 4% तक जाऊंगा तो फिर तो समझिए कि मतलब 300-400 शेयर शायद आ जाए, पता नहीं, मैंने देखा नहीं। मतलब इतने थे कि मुझे सोचना पड़ा कि बस लेट मी कट ऑफ द लिस्ट टुडे एट 5%। सो दीज आर द कंडीशंस। अच्छा, ये भी बता दूं आपको दूसरा एक अच्छा पॉजिटिव वाला, इतना नेगेटिव बोल दिया मैंने भाई, यही साइन होता है रिवर्सल आने का भी। जब आपको सब तरफ गंद दिखता है, लगता है कि बस अब हो गया, और फिर रिटेल उम्मीद ही छोड़ देता है, तभी बाउंस बैक आता है। वरना जब तक रिटेल सोचता है, उम्मीद करता है कि अरे यार अब तो शायद, अभी तो शायद, हाँ यहाँ से तो यार अब तो ये वाली सपोर्ट, अब तो वो वाली, तब तक मार्केट नहीं उठती है। बहुत साल से हूँ, ठीक है। पहला शेयर शायद 95 92 में खरीदा था, हालांकि उससे कुछ नहीं मिला, ठीक है, वो जीरो हो चुका है, बहुत ही भयंकर रूप से गिरा था। नाम आज तक याद है, पाम फार्मा एंड पाम ड्रग्स, ये दो कंपनियों के शेयर खरीदे थे, एक भाई साहब थे मेरे, उन्होंने दिलवाए थे। जीरो वैल्यूशन हो गई थी उनकी। खैर बॉटम लाइन ये नहीं है, बॉटम लाइन ये है कि तब से मैं देख रहा हूँ 92 से, आप समझ लीजिए 92 से भी पहले के शायद थे वो। तब से लेकर अब तक होता यही आया है। जब तक रिटेल ने उम्मीद रखी है तब तक, जब तक ये लगता है कि नहीं यहाँ से तो हो जाएगी मार्केट ऊपर वापसी है, अभी तो नहीं बियरिश, तब हो जाती है। लेकिन मैं इसी वजह से अभी मान चुका हूँ कि पहले मान लेना चाहिए, तो मैंने मान लिया है कि बेरिश हो चुकी है, और भयंकर रूप से बेरिश हो चुकी है, और अभी बहुत गिरेगी, और गिरने के लिए रास्ते खुले हुए हैं, वो सारे कारण दिख रहे हैं, उठने का कोई कारण नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मान के यही चलिए कि अभी गिरावट बहुत बाकी है, लेकिन हाँ एक रिलीफ रैली जरूर आएगी, क्योंकि हम ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं। आइए देख लेते हैं कल के ट्रेड के लिए क्या लेवल्स हमें देखने हैं। तो बॉस अगर हम चले निफ्टी की तरफ, तो निफ्टी के अंदर हम अरे अच्छा, एक बात बताना भूल गया मैं आपको, क्या आपको मालूम है 24 फरवरी को जो हमारा वॉर शुरू हुई थी यूक्रेन वाली, हम ऑलमोस्ट वहां पे पहुंच गए हैं। वहां से सिर्फ 66 पॉइंट दूर है हमारा अब लो। आज का लो हमने क्या मारा है? आज का लो हमने मारा 15,735, और यहाँ से वो वॉर वाला दिन जब बिगेस्ट फियर इन द होल वर्ल्ड क्रिएट हुआ था, कितनी दूर है? 66 पॉइंट ओनली। अच्छा, अब ये भी एक तो बात हो गई कि इतना गिर गए हैं तो वहां पे पहुंच जाएंगे तो खतरनाक है, लेकिन ये भी एक कारण है सोचने का कि एक रिलीफ रैली बनती है, क्योंकि इतने लोएस्ट लेवल पे इतने बड़े फियर के आगे हम, उससे ज्यादा फियर अभी तक क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। तो वहां से तो कम से कम बाउंस बैक लेना ही चाहिए, वहां पे तो सपोर्ट लेनी ही चाहिए। मतलब जब सब डर गए थे और सब पैसा निकाल रहे थे और सबने बेचा था, तब हम जहां तक गिरे थे, अब हम उसके पास पहुंच गए हैं, तो रिलीफ रैली तो बनती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स होंगे, बहुत सारे म्यूचुअल फंड वाले होंगे
जो किसी एक वैल्यूएशन का इंतजार करते हैं कि जिस दिन ये शेयर यहाँ पर आएगा उस दिन तो इतने हजार इतने करोड़ लगाने हैं, तो ऐसी वैल्यूएशन उनकी आ रही है। तो बहुत चांसेस हैं कि उसकी वजह से रिलीफ रैली आ जाए। ठीक है, फर्दर अब हम या तो हम लो बना चुके हैं या फिर अब हम भयंकर गिरावट के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं गिरे, जो मैंने डेटा देखे हैं उसके मुताबिक रेयरली होता है कि इसके नीचे गिरते हैं, जैसे कि इंडिकेटर्स है, आरएसआई है, मैकेड है, स्टॉकिस्टिक है, ये सब देखने के बाद जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे रुकते हैं हम और यहाँ से वापस बाउंस बैक करते हैं। लेकिन जब नहीं रुके हैं तब सीधा बड़ा वाला फॉल आता है 1000-200, 1000, 1500, 2000 पॉइंट्स का एक झटके में, मतलब 1-2 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर 2000 पॉइंट छूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, 1000 पॉइंट तो कहीं नहीं गए। और एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक वैल्यूएशन अभी तक के रिकॉर्ड और ट्रेंड के हिसाब से मार्केट जिस तरह से परसेंटाइल गिरती है, या तो इतना परसेंट या इतना परसेंट, 2%, 5%, 8%, 10%, 12%, फिर 15%, 15 भी नहीं 17%, और अगर 17% भी ना रुके तो फिर 30% पे जाकर रुकती है गिरावट के मामले में। तो आप मतलब आप समझ लीजिए कि अभी हम यहाँ से 10% और तो आराम से गिर सकते हैं, ये वाला एरिया वो बनता है, रूल्स बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा फॉल आ सकता है और हम 13,000, 14,000 भी देख सकते हैं निफ्टी में, अगर ये यहाँ से रिलीफ रैली नहीं आती। अदरवाइज ये हो सकता है कि ऊपर जाएंगे 500 पॉइंट, फिर 800 पॉइंट नीचे आएंगे, फिर 400 पॉइंट ऊपर जाएंगे, फिर 200 पॉइंट नीचे, ऐसे कर करके हम हो सकते हैं कि इसी में एक रेंज बना लें और 15,000 तक में ही गेम निपट जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये रेंज बनाने की बजाय ये फ्री फॉल दे दे, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई बनती है अगर रिलीफ रैली नहीं आती है। ठीक है, चलिए आइए चार्ट्स देख लेते हैं ताकि हम कल के ट्रेड्स के लेवल देख सकें। देखिए वैसे तो अच्छा नहीं लगेगा, बट कहना होता है कि अगर ऊपर जाती है निफ्टी तो, अभी एसजीएक्स निफ्टी मैंने देखा था वो ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो भी बना रहा हूं, तो एसजीएक्स निफ्टी अभी तक नेगेटिव में नहीं है, बट ग्लोबली सब कुछ डाउन है। नेस्डैक भी डाउन है, मतलब जर्मनी डाउन है, यूके डाउन है, अमेरिका डाउन है, एशिया तो पूरा डाउन बंद हो ही चुका था। तो दैट्स व्हाट द लेवल है अभी। बाकी देखते हैं कल सुबह क्या होता है, ग्लोबल का बहुत गहरा असर होगा। अच्छा लेवल देख लेते हैं। निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है, निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं हम, स्पॉट्स पे ही डेटा बोलते हैं, तो ऊपर की तरफ अगर जाना शुरू करता है तो पहले रेजिस्टेंस फेस करेगा 15,860 पे, और ये काफी स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ सपोर्ट मानी जा रही थी, लेकिन क्योंकि अभी ब्रीच हो चुकी है तो अब ये स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, उससे ऊपर अगर हम जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से मतलब मार्केट घूम सकती है, मैं ये कह रहा हूँ। उसके बाद अगर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो 16,000 फिर से एक बड़ी रेजिस्टेंस है। 16,000 को अगर हम पार करते हैं तो 16,150 फिर से एक रेजिस्टेंस है। 140-50 अगर इसको पार कर लेते हैं तो अगली रेजिस्टेंस 245 के आसपास बनती है। और अगर इसके ऊपर जाते हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 16,350 से 400 की रेंज में, और इसको पार करके उतनी ही स्ट्रॉन्ग रेंज है फिर से 450 के बाद 16,800 की। और इन दोनों को अगर हम पार कर लें तब हम सोचेंगे कि फिर से बेरिश हो रहे हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज अब ये नीचे के लेवल दिखाएगा। अब नीचे के लेवल क्या है, तो नीचे के लेवल दोस्त अब मैंने बताया था कि खुला मैदान है तो वही, बट फिर भी कल ट्रेड करना होगा तो क्या करना है वो बता देता हूँ। तो पहला लेवल जो बनता है वो क्या बनता है, वो तो आपका ऑलमोस्ट कल का हाई मान लीजिए, कल का लो मान लीजिए, कल का नहीं मतलब आज का लो मान लीजिए। लो क्या है 15,737.40, 700 तो नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, तो 15,700 इज वन गुड बिग सपोर्ट, इट शुड बी रिटेन्ड, एंड इफ इट इज नॉट तो हम 15,650 पे रुकने ही चाहिए। नहीं रुके तो हमने फिर 24 फरवरी वॉर वाला लो भी तोड़ दिया, जो कि बहुत ही खतरनाक बात होगी। ठीक है, और अभी हम जहां बंद हुए हैं इसका मतलब ये है कि ये जल्दी ही टूटने वाली भी है मेरे एनालिसिस के अनुसार। बट ये देखिए जो मैं आपको इंडिकेटर्स बता रहा था, ये आरएसआई लगी हुई है, आरएसआई 14 है, ये हमारे ऐसे जोन में आ चुकी है जहां से कि बाउंस होता है। ठीक है, 30 पे चल रही है अभी, 31 में नहीं 30 पे चल रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 30 डेली पे बता रहा हूँ, डेली पे हम 27.38 पे हैं, जिसका मतलब ये है 25 के नीचे तो ओवरसोल्ड माना ही जाता है, 30 के नीचे वैसे ओवरसोल्ड मान लिया जाता है, 30 पे ओवरसोल्ड मान लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अब रूल ये कहता है कि यहाँ पर भी रुकिए और उसके बाद जब बाउंस आए तब खरीदिए। तो बाउंस आने की बात छोड़िए, भी हम 28 पे बंद हुए, 27.38 पे आरएसआई में, जो कि ओवरसोल्ड का क्लियर इंडिकेशन है। तो मैंने लेवल बता दिया आपको निफ्टी का। ये एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सब कुछ वैसा ही है, सीधा लेवल्स की बात करूंगा। 33,560 से अगर हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो फिर अगला लेवल
40 से 50 का होगा। अगर इसको पार कर लेते हैं तो फिर 34,000 होगा, और 34,000 को पार कर लेते हैं जो कि स्टिफ रेजिस्टेंस होगी, लेकिन अगर कर लेते हैं पार तो 34,170। इसको अगर हम पार कर लेते हैं तो फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 34,500 पे आ जाती है। अगर इसको पार कर लेते हैं तो फिर हम एक ऐसे जोन में आ जाएंगे जो कि ग्रे एरिया है, जो कि गैप था, वो है 34,700-800 पे हमारे को रेजिस्टेंस मिलेगी। और अगर इसको पार करते हैं तो ये गैप फिल करने की कोशिश कर सकती है, जो कि 35,200 तक मार्केट को ले जा सकती है। और अगर इसको पार करते हैं तो फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उसके बाद आ जाती है 35,250 के आसपास। 250-60 को पार करते हैं तो अगली रेजिस्टेंस आ जाती है 35,450 के आसपास। और इसको पार करना मुश्किल होगा, डाउन को ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन, ठीक है। तो ये वो वाला लेवल है। अब नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो नीचे की तरफ का लेवल होगा 33,300 का, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। इसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। 90 मानिए, 90 के नीचे, 290 के नीचे नहीं आना चाहिए। आ गया तो फिर गए, कल ही गए बड़े से एकदम, जैसे आज गिरे थे इससे भी ज्यादा गिर सकते हैं। फिर 33,165 का अगला लेवल बनता है। अगर 33,165 को ब्रीच कर देते हैं हम तो फिर 32,900 का लेवल बनता है। 32,900 को अगर हम ब्रीच कर देते हैं तो फिर 32,450 से 400 का लेवल बनता है। और उसके बाद अगर उसको ब्रीच कर देते हैं तो एक अच्छी सपोर्ट बनती है। अच्छा मतलब इसको ऐसा मत समझिएगा मैं कह रहा हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट हाँ इन सारी सपोर्ट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग यही है। अदरवाइज 32,000 से पहले कोई सपोर्ट है नहीं। तो वो कौन सी सपोर्ट है? ये अगली 32,210 के आसपास सपोर्ट बनती है। यहाँ तक अगर निफ्टी आता है, बैंक निफ्टी, तो यहाँ से बाउंस लेने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और अगर इसको तोड़ देता है तो फिर 32,000 को तोड़ दिया तो फिर आपको बता रहे हैं। अगर हम निफ्टी में 1,000-1,100 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए यहाँ पे 2,500-3,000-4,000 पॉइंट कहीं नहीं गए, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इट इज। डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल, गॉड ब्लेस अस ऑल, लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much for all your support. Stay connected. Thank you.